दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जिस भी डॉक्टर के बारे में बात करने वाला हूं मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसको एम से रेफर करने वाला हूं। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। 8 अगस्त 2024 कोलकाता शहर के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की डॉक्टर एम अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रही थी। रात के करीब 11 बजे डॉक्टर एम की मम्मी का कॉल आता है और वो अपनी बेटी से पूछती है, बेटा आपने खाना वाना तो खा लिया और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो डॉक्टर एम अपनी मम्मी को जवाब देती है कि मम्मा आई एम फाइन, मैं अभी राउंड पर जा रही हूँ, उसके बाद आकर खाना खाऊंगी, आप सो जाइए। उसके बाद डॉक्टर एम राउंड पर चली जाती है सभी पेशेंट को देखने के लिए। सभी पेशेंट को देखते देखते रात के करीब 2 बज जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एम अपने कुछ कलीग्स के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में चली जाती है और वहां पर वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देखने लग जाते हैं। रात के करीब 3 बज गए थे। सब लोग डिनर करके वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर एम रेस्ट करने के लिए उसी हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में कुछ देर सोने के लिए चली जाती है। 9 अगस्त 2024 सुबह के करीब 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल में डॉक्टर एम की डेड बॉडी मिलती है, वो भी 16 इंजरीज मार्क के साथ। हाथ टूटा हुआ था, आधी गर्दन टूटी हुई थी, आंख में चश्मे का कांच घुसा हुआ था, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके बाद सुबह के करीब 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। करीब 22 मिनट बाद 11:15 पर सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब डॉक्टर एम के पेरेंट्स अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर ही बिठाए रखा गया, अपनी बेटी की बॉडी तक देखने नहीं दी गई। 3 घंटा खड़े रखा। और जब परमिशन दे दी गई तो डॉक्टर एम के फादर से कहा गया कि आप सिर्फ एक फोटो ले सकते हैं और उसके बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। उस पिता ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो बिल्कुल उग गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका रेप और मर्डर किया गया है। तो ये बातें हैं जो आप अभी तक सब जगह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इस केस की हर एक बात का पर्दाफाश होगा और बंगाल के सरकार से कुछ सवाल भी। जिस हालत में डॉक्टर एम की बॉडी पाई गई थी उसे नॉर्मल इंसान भी देखकर बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। आग से, हाथ से, प्राइवेट पार्ट से, सब जगह से खून आ रहा था और बॉडी में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां पर इंजरीज के निशान ना हो। आप ही बताइए, ऐसे को सुसाइड होता है क्या? लेकिन हॉस्पिटल इस केस को सुसाइड बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहती थी। यहाँ तक ना तो वो केस बनाने को तैयार थे और ना ही इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स और डॉक्टर ने मिलकर प्रोटेस्ट किया तब जाकर वो लोग बॉडी की पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। आखिर क्यों डॉक्टर एम के पेरेंट्स को 3 घंटे तक बाहर वेट करा गया? अपनी बेटी की डेड बॉडी तक देखने नहीं दी गई। क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही थी या फिर अंदर एविडेंस की टेम्परिंग हो रही थी? हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की इस केस को कैसे न कैसे करके दबा दिया जाए, लेकिन ये बात जब बाकी डॉक्टर और स्टाफ तक पहुंची तो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर आ गए। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में फैल गया और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा एकदम से वायरल हो गया। और उसके बाद बॉडी का तो पोस्टमार्टम होना ही था और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद तो ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रिवील किया कि उस डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिप्स बुरी तरह से इंजर्ड थे, यहाँ तक कि उनका कॉलर बोन तक क्रश हो गया था और प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमेन मिला है जो किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था ना, उसने साफ साफ कह दिया कि इट वाज नॉट वन पर्सन थिंग, इट वाज ए गैंग रेप। सो रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है बल्कि रेप और मर्डर का ही केस है। और इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को उसी सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। पुलिस हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 5 लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ आते जाते दिखते हैं। तो पुलिस उन सभी को एक एक करके पूछताछ करती है। उनमें से एक आदमी है संजय रॉय, जिसका फोन ब्लूटूथ नेक बैंड से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था। मतलब डेफिनेटली यही आदमी कल्प्रिट्स था। उसे पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया एंड गेस व्हाट,
उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? ये आदमी किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सनल था। बेसिकली 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सेल में एक सिविल वॉलेंटियर की तरह काम करता था। सिविल वॉलेंटियर्स मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह वगैरह में। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस का टी शर्ट पहन के घूमा करता था और उसने अपने बैग में भी कोलकाता पुलिस का प्लेट भी लगाया हुआ था। सो मेरा वहाँ की गवर्नमेंट से दूसरा सवाल यह है कि एक हॉस्पिटल में जहां किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स की एंट्री तक नहीं मिलती, वहां इस बंदे को रात के 4 बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही होंगे, उन्होंने इस बंदे को क्यों नहीं रोका? और तीसरा सवाल, इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज क्यों रिवील नहीं की जा रही है? और आपको बता दें कि संजय रॉय का ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इससे पहले ऐसे कई सारे केसेस हैं जिन पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक लेडीज ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में संजय रॉय के खिलाफ ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पिछले 3 महीने से संजय उसे फोन करके परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? और जब पुलिस ने संजय को अरेस्ट किया तब उसका फोन चेक किया गया था, तो उसके फोन में पोर्नोग्राफी कंटेंट भी मिला। और जब उसके पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि संजय रॉय की 4 बार शादी हो चुकी है और उसकी 3 वाइफ उसे छोड़ कर चली गई है उसके एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से, और एक कैंसर से मर गई थी। क्या ये चीज शॉकिंग नहीं है? जब वही सेम आदमी सेम हॉस्पिटल की डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका है, उसके ऊपर से उसका हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग चुके हैं, फिर भी ना तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन लिया और ना ही उसे जॉब से निकाला गया। क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? और दोस्तों इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल और वहां की गवर्नमेंट ने इतनी घिनौनी हरकतें की हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई सामने आई है जो अब तक कई लोगों को नहीं पता है, और ये घिनौना सत्य पूरे देश और स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 9 अगस्त की इस रेप और मर्डर केस ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन उससे भी कड़वी दबाई गई सच्चाई ये है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी घिनौनी हरकत कोई पहली बार नहीं हुई है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऐसी 6 और मौतें हो चुकी है जिसे इस हॉस्पिटल ने सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की थी। 2001 में सुमित्रा दास नाम के एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पंखे पे लटकी हुई मिली थी, जिसे इस मैनेजमेंट ने बड़े ही कॉन्वेंटली तरीके से सुसाइड बोलकर रातों रात दबा दिया था। लेकिन सुमित्रा दास के पेरेंट्स का ये कहना था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर किया गया था। 2003 में भी एक ऐसे स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली थी जिसकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। हॉस्पिटल ने इसे भी सुसाइड बोलकर रातों रात दबा दिया। और फिर साल 2016 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के घर से उनकी सीवियरली डिकम्पोज डेड बॉडी मिलती है। साल 2020 में एक जूनियर डॉक्टर ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। और पिछले साल 2023 में एक 23 साल के इंटर्न की डेड बॉडी मिलती है, रीजन ड्रग्स ओवरडोज। और अब 2024 में एक ये नया केस। अब इन सारे केसेस में 2 मेन चीजें हैं। पहला, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और दूसरा, इस हॉस्पिटल ने इन सभी को सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की। लेकिन जितनी भी कहानी आपको न्यूज मीडिया में सुनने को मिल रही है, ये सारी की सारी आपको असली क्राइम से भटकाने की कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन सिर्फ उस रेपिस्ट पर डालने की कोशिश कर रही है, जबकि आर्जिकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। ये डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर और कई सारे डॉक्टर्स ने लगाया है। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट चलता था, वहां पर इलीगल ऑर्गन्स का धंधा किया जाता था, और तो और वहां पर बहुत ही ट्विस्टेड किस्म की पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग तक होती थी। डॉक्टर एम को हॉस्पिटल के ये सारे इलीगल धंधों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। और एलिगेशंस तो ऐसे भी लग रहे हैं कि दरअसल संजय रॉय मेन कल्प्रिट्स तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बलि का बकरा है जिसे हलाल करने के लिए आगे कर दिया गया है, ताकि कुछ और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। और फिर आर्जिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है ना, संदीप घोष, इन पर भी शक की सुई लटकी हुई है, क्योंकि इस केस के बस 3 दिन बाद ही इन्होंने हॉस्पिटल से रिजाइन दे दिया और कुछ ही घंटों के बाद उन्हें कोलकाता नेशनल हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की जॉब भी मिल गई।
जबकि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। आज पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लोग उन्हें रिजाइनेशन डालने तक के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास हैं और ये सब कारनामा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। कई बार आजकल मेडिकल कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट्स की फोटो तक को लेकर पोर्नोग्राफिक कंटेंट में मुआफ कर दिया जाता था। ऐसे में बताया जाता है कि वहाँ पर वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर्स का भी हाथ था। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इस एलिगेशंस के कई सारे सबूत भी मिले, जैसे वहाँ के हॉस्टल रूम्स में ट्राइपॉड्स और रिफ्लेक्टर मिले। मीडिया ने वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि हॉस्पिटल में कई डेड पेशेंट की अनक्लेम्ड बॉडीज को टॉक्सिक के बहाने कॉलेज में लाया जाता था और फिर प्रैक्टिकल्स के बहाने उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता था। और ये बात तो डॉक्टर एम को पता चल गई थी और वो भी इस नेक्सस को एक्सपोज करने वाली थी, इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया। और रिसर्च करने के बाद इससे रिलेटेड इस हॉस्पिटल के दो बहुत ही वियर्ड केस भी मिले। 9 जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट मिली जो यही क्लेम कर रही थी कि इस हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए जो भी पेशेंट की बॉडीज आती थी उन बॉडीज को वहाँ के स्टूडेंट्स के डायसेक्शन प्रैक्टिकल के नाम पर यूज कर लिया जाता था, जो कि सरासर इल्लीगल है, क्योंकि किसी भी डेड बॉडीज का बिना फैमिली परमिशन और पुलिस वेरिफिकेशन के डायसेक्शन प्रैक्टिकल के लिए यूज करना बिल्कुल इल्लीगल है। ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम तक नहीं किया जा सकता है। उसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इसी के खिलाफ पेशेंट के कुछ रिलेटिव्स ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन उसको भी एज यूजुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने दबा दिया। बट इस केस से ये बात तो सरासर प्रूफ होती है कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिल्कुल होती थी। तो मुझे इस पर एक केस और मिल गया। 18 अगस्त 2019 को आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट एक 69 इयर्स के आदमी शंभुनाथ दास की मौत हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल ने उनके परिवार को उनकी बॉडी को एक प्लास्टिक में रैप करके भेज दी गई। अब ये बात उनके बेटे को थोड़ी सी अजीब लगी और इसलिए बॉडी को चेक करने के लिए जब उसने प्लास्टिक हटाया तो ही वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड। उसके फादर की दोनों आंखें गायब थी। हॉस्पिटल ने उसके फादर की दोनों आंखें निकाल ली थी और वो भी परिवार के पूछे बिना। अब इस बात पर जब उनके बेटे ने कंप्लेन की तो आपको पता है हॉस्पिटल ने इस पर क्या रीजन दिया कि उनके फादर की दोनों आंखें चूहे खा गए। जरा सोचिए कि चूहे पूरी बॉडी से सिर्फ आंखें ही खाएंगे। ये कितना ही ओवर्टली ब्लैंटली स्टूपिड रीजन है, जो इनडायरेक्टली साफ साफ ये कह रहा है कि हम तो क्राइम करेंगे, जो हमें मर्जी आ रही है हम वो करेंगे, आपको जो करना है उखाड़ लो। लेकिन ये सारे केसेस 2019 से दबते आ रहे थे और शायद ये सारे केसेस आज भी दबे रहते अगर 9 अगस्त को हुए इस हादसे पर इतना बड़ा पब्लिक आउटरेज नहीं होता। इस हादसे के बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और हॉस्पिटल के 19 डॉक्टर से पूछताछ की गई, तब उनमें से आधे से ज्यादा डॉक्टर ने वहां हो रही ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जिक्र किया। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसा इलीगल काम बिल्कुल हो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ एक आध दिन में रिसर्च करके मुझे इतने सारे सबूत मिल गए और जिस हॉस्पिटल में आज से 23 साल पहले से ही ऐसी रहस्यमय मौतें हो रही हैं, इतने सारे इलीगल क्राइम्स के रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी ये हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये सब गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसलिए लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस, जिसे सोशल मीडिया पर भी काफी कम लोगों ने पॉइंट आउट करने का गट्स दिखाया है, जिस पर बात करने के लिए भी कई लोगों को लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। वो एलिगेशंस ये है कि इन सारे इलीगल कामों में टीएमसी पार्टी का हाथ है, ममता बनर्जी का हाथ है। तो इस एलिगेशंस को वेरीफाई करने के लिए मैंने इस मुद्दे से टीएमसी के जितने भी लिंक्स हो सकते हैं ना, उन सबको खोद के निकालने की कोशिश की है। 14 अगस्त की रात को आर्जिकल हॉस्पिटल में हुए इस क्राइम सीन को, यानी सेमिनार हॉल को कुछ गुंडों ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, ये बात सब जानते हैं। इसके बाद टीएमसी पर ये एलिगेशंस लगे कि हॉस्पिटल में ये तोड़फोड़ उनके लोगों ने करवाया है, क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले इस केस को कोलकाता पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया था।
सो लोगों का कहना था कि अब टीएमसी इस केस को दबा नहीं पाएगी और इसलिए एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना जरूरी हो गया। एंड इज एक्सपेक्टेड इन आरोपियों को टीएमसी ने ओपनली डिने किया, उल्टा उन्होंने इस सब का इल्जाम अपोजिशन पार्टी पर डाल दिया। बट मुझे यहाँ पर मिले कुछ प्रूफ और एविडेंसेस इसकी कंप्लीटली अपोजिट स्टोरी ही बताते हैं। सो इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक रिपोर्ट इशू की जिसमें उन्होंने बकायदा उस तोड़फोड़ में मौजूद गुंडों को आइडेंटिफाई करके उनके टीएमसी से लिंक्स चेक करने की कोशिश की और उन्हें ये रिजल्ट्स मिले। ये है सौमिक दास जो इमरजेंसी बिल्डिंग के कई हिस्सों में तोड़फोड़ कर रहा था। ये वहाँ के लोकल टीएमसी काउंसिलर सुकांता सेन शर्मा के लिए काम करता है, ऐसा लोकल्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। बट इंटरेस्टिंगली सुकांता ने इसे पार्टी मेंबर मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर टीएमसी सपोर्टर पार्टी वर्कर थोड़ी ना होता है। फिर ये है ऋषिकांत मिश्रा, ये बंदा प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहा था और इंडियन एक्सप्रेस के उसी रिपोर्ट के हिसाब से यह भी एक टीएमसी वर्कर ही है। और ये है इन सभी नामों की लिस्ट, इसमें से कुछ फीमेल वर्कर्स भी हैं। और शॉकिंग बात पता है क्या, ये सब लोग वहाँ हॉस्पिटल के नियर बाय रेडियस के टीएमसी पार्टी वर्कर्स हैं। मतलब जरा मुझे बताओ इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोकल वर्कर्स बिना पार्टी के हाई कमांड के इतने कोऑर्डिनेट तरीके से एक ही टाइम पर एक ही जगह पर अटैक कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइम पर हजारों लोग इकट्ठा कैसे हो गए। प्रोटेस्ट तो डॉक्टर कब से कर रहे थे। और अगर आपको ये सारे प्रूफ्स कम लग रहे हैं ना, तो ये है टीएमसी के मिनिस्टर जो सबको ओपनली धमकी दे रहे हैं कि अगर ममता दीदी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा ना तो उसका हाथ काट देंगे। ये सारे के सारे प्रूफ्स साफ जाहिर करते हैं कि इस रेप एंड मर्डर केस में सबसे बड़ा हाथ इस हॉस्पिटल और ममता बनर्जी का है। कितनी घिनौनी और गिरी हुई सरकार है वेस्ट बंगाल की, जो ऐसे मुजरिमों को बचाना चाहती है सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। आखिर कब तक इस भारत देश में ऐसा चलता रहेगा? क्या इस देश की बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकती? और कुछ लोग तो कहते हैं कि बेटी अगर रात को घर से बाहर निकलेगी और छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप तो होगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर रेपिस्ट ही घर से बाहर ना निकले तो रेप ही नहीं होगा। इसलिए सरकार से बस मेरी इतनी सी मांग है कि देश में कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन कानूनों का पालन होना चाहिए, उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए ठीक तरीके से, ताकि कोई भी इंसान ऐसे घिनौने काम करने से डरे। इसके लिए हमें हमारे कानूनों को बदलने की जरूरत है और इस मुद्दे को हमें भूल नहीं जाना है। आज इतना बड़ा इम्पैक्ट हम इसीलिए ला पाए हैं जब पूरा देश एकजुट हुआ है। इसलिए अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जय हिंद।